सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम आज के यूजीसी नेट और जेके पीएससी सिलेबस के लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम है। आज ये सेशन हर ख़ास आम के लिए ओपन है। नूरी एकेडमी की एप्लीकेशन में जो फ्री कोर्स है वहाँ पर भी ये कोर्स रिले किया जा रहा है। ये सेशन जेके पीएससी के स्टूडेंट्स भी आज मौजूद है और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स भी आज मौजूद है। हस्ब मामूल, हस्ब रिवायत, हस्ब दस्तूर हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें मुत्तला फरमाएं ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला ऐलान के मुताबिक आप सभी अहबाब ने बर वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है। सलाम कहा है आप सभी ने, आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। जो अहबाब खैर खैरियत दरियाफ़्त कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं शामिल हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके, ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया मुत्तला करने के लिए। अब मैं आपके चैट सेक्शन को इस वक्त बंद कर रहा हूं ताकि आज के इस अहम सेशन को हम कंटिन्यू कर सकें और टॉपिक के समझ लेने के बाद आपके जो भी सवालात रहेंगे आखिर में हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जो कि तनकीद व तहकीक के हवाले से लिया जा रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आप यूजीसी नेट का सिलेबस देख रहे हैं और जेके पीएससी का सिलेबस भी देख रहे हैं। यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज की क्लास में जेके पीएससी के स्टूडेंट्स भी मौजूद है। आपके लिए ये यूनिट नंबर 7 है, लेकिन जेके पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 5 में कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो यकसा है, जो सिमिलर है, इसलिए हम ऐसे मौज़ूआत को साथ में पढ़ेंगे। यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए आज की ये छठी क्लास है। पहले लेक्चर में आपने तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत पर गुफ्तगू समात की थी। दूसरा सेशन तज़किरों पर मबनी था। तीसरे सेशन में हमने मशरिकी तसव्वुर तनकीद का आगाज़ किया था और अरबी शेरियात को पढ़ा था। चौथा सेशन फ़ारसी शेरियात पर मबनी था। पाँचवें सेशन में संस्कृत शेरियात का मुताला हमने किया था और आज का हमारा ये छठा सेशन है यूजीसी नेट वालों के लिए, जिसमें हम मगरबी तसव्वुर तनकीद को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिलखुसूस अफलातून और अरस्तू को। बाकी फिर लॉन्जाइनस, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड और टी.एस. एलियट को हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब आ जाइए जेके पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये उनका दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर तनकीद की तारीफ़, तनकीद का आगाज़ व इर्तिका, तनकीद और तख्लीक के माबैन रिश्ता, तनकीद निगार के औसाफ, ये हम फर्स्ट लेक्चर आपके कोर्स में अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद कभी है कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो, फर्स्ट लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका अफलातून और अरस्तू का नज़रिया शेर, काफ़ी अहम है और काफ़ी अछूता है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए सबसे पहले नक्शे पर। मशरिकी तसव्वुर तनकीद और मगरबी तसव्वुर तनकीद, किस बुनियाद पर मशरिकी तनकीद और मगरबी तनकीद ये कहा जाता है? तो इस वक्त आपके सामने ये पूरा वर्ड मैप है। इसको आप और आसानी के साथ ग्लोब की शक्ल में समझ सकते हैं। पहले आप यहाँ पर नज़रिए को समझने की कोशिश कर लीजिए कि दुनिया को 4 समत में तकसीम किया गया है। ऊपर की जानिब शुमाल, नीचे की जानिब जुनूब, दाएं हाथ पर मशरिक और बाएं हाथ पर मगरिब। ये एशिया है जो इस वक्त आप ड्रॉ होता हुआ देख रहे हैं, और ये हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, ये एशिया, इसको मशरिक कहा जाता है। तो एशिया से मुराद मशरिक है। तो वो तनकीद जो एशिया में पाई जाएंगी वो मशरिकी तनकीद कहलाती है, और वो तनकीद जो मगरिब में पाई जाएंगी यानी कि यूरोप, वो मगरिबी तनकीद कहलाएंगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर यूरोप तो आप बीच में बता रहे हैं, एशिया ठीक है साइड में बता रहे हैं, लेकिन ये हमने फ्लैट मैप बताया है। जब इसी को आप ग्लोब पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशिया जो है मशरिक में है और यूरोप जो है मगरिब में है। तो कुल मिलाकर आप सिर्फ इतना याद रखिए, मगरिब से मुराद यूरोप है और मशरिक से मुराद एशिया है। यही वजह है
कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है क्योंकि उनका ताल्लुक़ मशरिक़ से था। ये अहम रीजन्स है, एशिया के अहम रीजन्स, जिसका उर्दू तनकीद में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम उर्दू ज़ुबान को पढ़ रहे हैं और उर्दू ज़ुबान पर असरात जो है एशियाई ममालिक में बोली जाने वाली ज़ुबानों की पड़ती हैं। जैसे ये यहाँ पर आप जापान देख रहे हैं, यहीं से दिन की शुरुआत होती है, सूरज यहीं से उगता है। उसके बाद यहाँ पर आप चाइना देख सकते हैं, यह हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। फिर यहाँ पर आपको सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की ये सब नज़र आएगा। इन ममालिक से जो बाशिंदे हिंदुस्तान में आए थे वो अपने साथ अपनी ज़ुबान लेकर आए थे। जैसे अरब से अरबी बोलने वाले आए थे, ईरान से फ़ारसी बोलने वाले आए थे। तो इस तरीके से उर्दू ज़ुबान पर इन ममालिक के असरात देखने को मिलते हैं। तो ये आपने एशिया का नक्शा देख लिया। अब इस वक्त आपके सामने यूरोप का नक्शा है। अब यूरोप में आप यहाँ पर ममालिक के नाम देख सकते हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं। और यहाँ पर ये रेड में आप देख सकते हैं, ये यूरोप है। इन नक्शों को बताने का सबब सिर्फ ये है कि आपके समझ में इतना आ जाए कि यूरोप से मुराद मगरबी तनकीद है और एशिया से मुराद मशरिकी तनकीद, यानी इन इलाकों में जो ज़ुबानें बोली जाती है। अब एक बुनियादी सवाल क्या, एक हकीकत ये है कि ये कहा जाता है कि उर्दू में बहुत सारी चीज़ें मगरबी अदब से वारिद हुई है। बेशक हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि उर्दू में बहुत सारी चीज़ें मगरबी अदब से मुस्तार है। तनकीदी उसूल और ज़ाब्ते ये भी मगरबी अदब की देन है, ऐसा कहा जाता है। और मुक़द्दमे शेर व शायरी जो कि उर्दू तनकीद का अव्वलीन मंशूर है, जिसके खालिक है, जिसके राइटर है, जिसके कलमकार है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने भी मगरबी तनकीदी ज़ाब्तों से इक्तिसाब फैज़ हासिल किया और फिर उसको उर्दू में बढ़ता है। मगरबी तनकीद का पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो अब आपके समझ में आ रहा होगा। पहली चीज़ कि उर्दू में जो तनकीद आई है उसके उसूल, उसके ज़ाब्ते मगरिब से मुस्तार है। खुद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मगरबी तनकीद को पढ़कर उर्दू में उसे पेश किया है। बल्कि बाज़ नज़रियात जैसे जदीदियत, माबाद जदीदियत, ये तो सब रूस वगैरह के जो नज़रियात है वो इनमें पेश किए गए हैं। तो उर्दू तनकीद पढ़ने के लिए आपको मगरबी तनकीद पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मगरिब में तनकीदी उसूल, तनकीदी ज़ाब्ते, इस्तिदलाल, आर्गुमेंट जो कुछ है वो उर्दू में देखने को मिलता है। और अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये है कि अब तक उर्दू में तनकीद के हवाले से कोई मुस्तनद और मबसूत किताब मगरबी तनकीद पर देखने को नहीं मिलती है। हाँ, कुछ किताबें हैं जिनका मुताला आप कर सकते हैं, जैसे रेख्ता पर कुछ किताबें मौजूद है, मगरबी कदीम मगरबी तनकीद या मगरबी तनकीद का मुख्तसर तारुफ, ये कुछ नमूने हमने दे दिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये किताबें आपके लिए मुफीद व मुआविन साबित होंगी। अलबत्ता चाहे JKPSC का इम्तिहान हो या UGC नेट का इम्तिहान हो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट है। सिलेबस में अब अगर हम दोनों का सिलेबस यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मगरबी तसव्वुर तनकीद को समझने के बाद UGC नेट में पहली शख्सियत है अफलातून, दूसरी शख्सियत है अरस्तू। JKPSC में भी अफलातून और अरस्तू का नज़रिए शेर ये पूछा गया है, ये बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अब शख्सियत का मुताला। नामवर यूनानी फ़लसफ़ी प्लेटो, जिसे हम अफलातून कहते हैं, मगरबी मुफ़क्किर है, फ़लसफ़ी है, अरस्तू का उस्ताद है, अल मुकालमात का खालिक है और एथेंस में एकेडमी, ये जो लफ्ज़ एकेडमी आया है वो यहीं से निकल कर आया है। इससे पहले इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब एथेंस में जो अफलातून ने एकेडमी कायम की थी वो अब इतनी मारूफ हो चुकी है कि एजुकेशनल सिस्टम के लिए या हब के लिए, स्कूल के लिए एकेडमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कौन है अफलातून, फिर अफलातून का नज़रिया शेर क्या है, उनके ख़यालात क्या है, उसको जानेंगे। दोनों के दरमियान एनालिसिस करेंगे, तज्ज़िया करेंगे, तदबीक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ताकि दोनों के दरमियान जो ख़यालात, एक तो उस्ताद एक शागिर्द है, बावजूद इसके उनके ख़यालों में हमें तफावत नज़र आता है। लेकिन एक उस्ताद के नज़रिए को शागिर्द जब उसकी तरदीद करता है
तो अदब व एहतराम का दामन किस तरह बाकी रखता है और अपना नज़रिया किस तरीके से पेश करता है, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो अफलातून ये नामवर यूनानी फ़लसफ़ी है, यूनान से ताल्लुक़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से करीब करीब 400 साल पहले अफलातून का ज़माना है, करीब करीब 400 साल पहले, यानी आज हम जब अफलातून को पढ़ रहे हैं तो अफलातून को गुजरे हुए तकरीबन 3000 साल गुजर चुके हैं। सुकरात का शागिर्द है अफलातून। सुकरात को याद दिलाइएगा, टॉपिक में आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सुकरात पर मैं एक लेक्चर लूँगा ताकि अंदाज़ा हो कि उनकी सोच किस तरीके से अलग थी और अफलातून ने उनसे किस तरीके से फ़ायदा हासिल किया, और अरस्तु का उस्ताद है। तो दरमियानी कड़ी है अफलातून, एक तरफ है सुकरात, दूसरी तरफ है अरस्तु। मुकालमात ये उनकी किताब है जिसमें उनके तख़य्युलात, उनके तफ़क्कुरात, उनके नज़रियात है। और एथेंस में उन्होंने एकेडमी कायम की थी। फ़लसफ़े के तौर पर अफलातून को एक अहम मकाम हासिल है। अफलातून एक शायर है, फ़लसफ़ी भी है, लेकिन पहले वो शायर था, शायरी किया करता था। लेकिन फिर अफलातून ने यह देखा कि शायरी से वो आमाल सरजद नहीं किए जा सकते जिससे समाज सोसाइटी की इस्लाह हो, तो फिर उन्होंने शायरी को तर्क कर दिया, फ़लसफ़े को इख्तियार किया। फ़लसफ़ा क्या है उसको भी हम समझेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तनकीद पर कोई किताब नहीं छोड़ी है, लेकिन उनकी जो किताब है अल मुकालमात या मुकालमात अफलातून, उसमें इशारे किनाए मौजूद है। जमहूरिया का दस्तूर उन्होंने पेश किया है, मिसाली रियासत जिसे कहते हैं। उस मिसाली रियासत में उन्होंने शायरों को एंट्री नहीं दी है, शायरों का दाखिला उन्होंने मना कर दिया है। इस फ़लसफ़े को भी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा अफलातून ने किया है। अफलातून एक ऐसा फ़लसफ़ी है, एक ऐसा नक़ाद है जिसकी तारीख़ को हम गुज़िश्ता 3000 सालों से महफूज किए हुए हैं। और उनके जो फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत है उसमें सियासत, इखलाकियात, माबादुत तबियात, इल्मियात यानी मेटाफिज़िक्स है, मैनर्स है, इथिक्स है, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है जो उनके मुकालमात में दर्ज है। आइए उनकी पहले जन्म कुंडली यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। 449 या 427 कब्ल मसीह ये उनकी तारीख़ी विलादत है। वफ़ात पाई थी 347 कब्ल मसीह। अब चूँकि कब्ल मसीह की बात कर रहे हैं तो कब्ल मसीह माइनस में चलता है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पैदाइश से कम जो है वफ़ात है। अब धीरे धीरे कम होगा, फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर ज़ीरो के बाद से बढ़ना शुरू होगा 1, 2, 3 और फिर आ जाएगा 2025, 21 मई 2025, जिसमें आप और हम लायू अफलातून को पढ़ रहे हैं। उस्ताद है आपके सुकरात। कुछ किताबों के नाम यहाँ पर देख लीजिए। अपोलॉजी, लेचिस कार्माइट्स, यूथाइफ्रो, क्रीटो, हेप्रोमाइस, फाइडो, सिम्पोजियम, आवर रिपब्लिक, यही किताब अहम है, आवर रिपब्लिक, सोफिस्ट स्टेटेन, पेलिबस, टाइम्स और लॉज, ये कुछ किताब है। और मकालमात अफलातून पढ़नी हो तो उसका तर्जमा उर्दू में हो चुका है। रियासत के नाम से भी एक किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ कवर पेजेस है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से किसी एक किताब का मुताला आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर अंग्रेज़ी आपकी माशाल्लाह है तो इन किताबों का मुताला भी आप कर सकते हैं जो कि इन्होंने तहरीर की, यानी अफलातून ने तहरीर की है। लेकिन चूँकि हम उर्दू अदब पढ़ रहे हैं तो उर्दू अदब में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अफलातून पर आपको सिर्फ रियासत या जमहूरिया का दस्तूर पढ़ लीजिए, और जब आप अरस्तु को पढ़ेंगे तो फ़न शायरी और फ़न खिताबत, ये 2 किताबें पढ़ लीजिए। या नहीं भी पढ़ेंगे तो हम जो नोट्स दे रहे हैं ये नोट्स आपके लिए काफ़ी होंगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। अब हम तज्ज़िया करेंगे अरस्तु और अफलातून का जो नज़रिया शायरी है, या जमहूरिया का या रियासत का जो नज़रिया, या मुकालमात अफलातून में या अल मुकालमात में जो कुछ भी ख़यालात पेश किए गए, वो ख़यालात कौन कौन से हैं, क्या चीज़ पेश की गई है, किस तरह से पेश की गई है, कौन सा नज़रिया निकल कर सामने आया है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अफलातून एक जगह कहता है कि शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, अब फ़लसफ़े का ज़माना है। शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, अब फ़लसफ़े का ज़माना है, और फ़लसफ़ा ही इल्म सदाकत का सरचश्मा है। फ़लसफ़े को यहाँ पर अहम चीज़
तस्वुर किया जा रहा है। फ़लसफ़े को यहाँ पर फ़ौक़ियत दी जा रही है शायरी के मुकाबले में। अब फ़लसफ़ा क्या है, पहले हम यहाँ पर उसको समझने की कोशिश करते, फिर आगे बढ़ते। फ़लसफ़ा, अब फ़लसफ़ा इल्म आगही का इल्म है। इसको आप वजूदियत से तस्वुर कर सकते हैं, दरियाफ्त करना कह सकते हैं। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग ख़यालात यहाँ पर पेश किए। जैसे अफलातून ने फ़लसफ़ा अशिया की माहियत के लाज़मी और अबदी इल्म का नाम है, जबकि अरस्तू का ख्याल है कि दरियाफ़्त करना ये फ़लसफ़ा है, उसका मकसद है। कांट का कहना इदराक व ताक़ुल, इदराक जैसे मालूम हक़ाइक़ से दो मालूम हक़ाइक़ की बुनियाद पर नामालूम हकीकत का इदराक करना, यह है रिसर्च, दोबारा से सर्च करना। तो जो चीज़ें दरियाफ्त हैं उन चीज़ों से नई बात को मालूम करना, यह है रिसर्च। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। हो सकता है गुफ्तगू कुछ मुश्किल या गंजलक मालूम हो रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम निचोड़ पर पहुँचेंगे आपको वो चीज़ें जो है समझ में आने लग जाएगी। जैसे जिस्म या रूह, कौन पहले आया, इसकी क्या हकीकत है? तो हो सकता है कोई ये जवाब दे कि एक मरई है, दूसरा गैर मरई है। एक नज़र आता है, दूजा नज़र नहीं आता। जिस्म नज़र आता है, रूह नज़र नहीं आती। तो क्या पहले आया, पहले क्या आया? अलग अलग ख्यालात आप देख सकते हैं। जैसे आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया जो सुबह क़यामत तक आने वाले हैं, और पूछा सवाल, क्या अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने क्या जवाब दिया? कालू बला, बेशक तो हमारा रब है। इस नुक्ते निगाह से देखा जाए तो रूह पहले आ गई। लेकिन कुरान मुक़द्दस में एक आयत करीमा का मफ़हूम है, हुफ़ाज़ किराम रहनुमाई फरमाइएगा। उसमें बताया गया कि हमने तुम्हें नुतफ़ा से मज़गा में तब्दील किया, गोश्तों का लोथड़ा बनाया और फिर उसमें रूह फूकी। तो देखा जाए तो बॉडी पहले आई। तो इस तरीके की गुफ्तगू जो होती है, ये बहस की जाती है फ़लसफ़े में, इस पर बात होती है। इस पर और मैं तवील गुफ्तगू कर सकता हूँ, क्योंकि ये फ़लसफ़ियाना बातें हैं। इसका ताल्लुक़ जो है फ़लसफ़े में फ़लसफ़ियों ने बड़ी गहराई से बताया है। जैसे कि एक शायर कहता है, जिंदा कुव्वत थी जहाँ में यही तौहीद कभी, जिंदा कुव्वत थी जहाँ में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसला इल्म कलाम। तो इल्म कलाम की बहस है। फ़लसफ़े को समझने के लिए आप सिर्फ यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि दरियाफ्त करना, इदराक करना, रिसर्च करना, ये ख्याल है फ़लसफ़े का, ये मकसद है फ़लसफ़े का। अब अफलातून यही कहना चाह रहा है कि शायरी का ज़माना रुखसत हो गया, अब दरियाफ्त करना है, अब इल्म और सदाकत की बात हो रही है। उन्होंने जो नज़में लिखी थी, जो शायरी उनकी पाई जा रही थी, उसको जला दिया। अफलातून ने उन शायरी को जला दिया और एक मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया। वो रियासत ऐसी जिसमें कोई शायर नहीं होगा, शायरों को शेर बदर कर दिया, शायर उसमें मौजूद नहीं रहेंगे। शोराए किराम अब क्यों मौजूद नहीं रहेंगे? अब जो कच्चा पक्का इल्म हासिल करता है, उसने ये बता दिया कि अफलातून शायरों के खिलाफ है, शायरी को पसंद नहीं करता। लेकिन ये बात समझने वाली है कि अफलातून शायरों के खिलाफ नहीं था, ना शायरी का दुश्मन था, बल्कि वो तो खुद एक अच्छा शायर था, उन्होंने खुद शायरी की है। लेकिन चूंकि अब शायरी का ज़माना रुखसत हो गया और फ़लसफ़े की तरफ लौट आए हैं, वो ये कहना चाहते थे कि शायरी ऐसी होना चाहिए जो इखलाक को बेहतर बनाने वाली हो, जो इंसानों के इखलाक को सुधारने वाली हो। क्योंकि अफलातून का जो ज़माना है वो जंग व जिदाल का ज़माना है, मरने मारने का ज़माना है, पिटने पिटाने का ज़माना है। हर तरफ जो है हंगामा है, शेर आशोब लिखे जाने का माहौल है, तंगदस्ती है, मुफलिसी है, फाके है, म्यान से तलवारें बाहर आ चुकी है, यूनान की तारीख बिगड़ रही है, बन रही है, उसका सुहाग जो है सज रहा है, उजड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है शायरी ऐश व निशात की बात करती है, शायरी गुलो बुलबुल की बात करती है, शायरी तफरी व इंबिसात की गुफ्तगू करती है, शायरी ज़ौक़ और मतमहे निगाह की बात करती है। तो अफलातून तो यहाँ पर यह चाहता है कि भैया इंसानों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अब उस शायरी की ज़रूरत नहीं है जो
बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर बिक रही है और एक नौजवान बैठकर लिख रहा है कि लिखता हूँ खून से, स्याही मत समझना। भैया इस शायरी की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी हमदम रफीका की गुफ्तगू नहीं हो रही है, अभी तो बात हो रही है पूरी समाज की, पूरी सोसाइटी की, पूरे मुआशरे की, पूरी रियासत की। तो वो शायरी को अफलातून पसंद करता है जो इखलाक को बेहतर बनाने वाली हो और जो आवाम के जज्बात को पस्त करे, बदमजाकी फैलाए, बदतहजीबी फैलाए और नापसंदीदा बातों में उलझाए। तो ये अफलातून को पसंद नहीं था, यही वजह है। और उस दौर के शोराए किराम यही कर रहे थे। इस सबब से उन्होंने ऐसी मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया कि हमें एक ऐसी रियासत बनाना चाहिए जो इखलाकी एतबार से बहुत उम्दा हो, बहुत आला हो, बहुत अरफा हो। क्यों? इसलिए कि उसमें इल्म और सदाकत की बात हो रही हो, उसमें सच्चाई की बात हो रही हो, उसमें इल्म की बात हो रही हो, उसमें दरियाफ्त की बात हो रही हो, उसमें रिसर्च की बात हो रही हो। इस सबब से वो शायरों को दूर रखने की कोशिश किया करता था। अब उसके बाद एक और ख्याल, एक ख्याल तो हमने ये देखा उस दौर में, एक ख्याल था कि शायरी किसी शौरी कोशिश का नतीजा नहीं है। इससे कबल भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये ख्याल गुज़िश्ता ज़माने में आम था कि शायरी शौरी कोशिश बल्कि क्या है, वो गैबी ताकत है, इल्हामी तस्वुर किया करते थे कि एक कैफियत तारी होती है, एक जज्बा तारी होता है और उस जज्बे में, उस कैफियत में शायर के जहन में जो कुछ आता है वो कह देता है, वो शेर बन जाता है। तो ये शौरी कोशिश नहीं है बल्कि ये गैबी ताकत का असर है। और यही सबब है कि उस गैबी ताकत में वो देवी देवताओं के हवाले से कह उठता है, उनकी तौहीन कर देता है, इंसानी जज्बात को हिजान में मुब्तला करने की कोशिश करता है। ये सब ख्यालात थे। ये अफलातून के ज़माने का ये नज़रिया था, ये ख्याल था। अभी हम बाद में आगे देखेंगे कि किस तरीके से अरस्तू ने इसकी तरदीद की है। अफलातून के नज़रियात पहले आप समझ लीजिए, फिर हम अरस्तू को देखेंगे कि उन्होंने तरदीद की और कितने प्यारे अंदाज में तरदीद की है। मुकालमात अफलातून, ये सब उसी के नज़रियात हम पढ़ रहे हैं। ये वो किताब है जिसकी कोख से फ़लसफ़े की रिवायत बाकायदा जन्म लेती है। फ़लसफ़ा बड़ी अहम चीज़ है। अभी हमने देखा जिस्म और जान, तो क्या है जान? वो ठोस है, वो माय है, वो गैस है? क्या है? लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है? क्या है? क्या कभी ऐसा हुआ आप किचन में खाना बना रहे थे और आपकी उंगली कट गई, खून बहने लगा और रूह को निकलने का रास्ता मिल गया, वहां से रूह निकलकर बाहर चली गई? अम्मी ने आकर देखा तो कहा कि अभी तो खाना बना रही थी और अचानक से सिर्फ बॉडी। क्या है रूह? क्या वो गैस है जो इस तरीके से निकलकर चली गई? क्या वो लिक्विड है जो खून के साथ बह गई, या वो सॉलिड है जिसे पकड़कर पीटा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है? नहीं पता। यही नफीस बहस होती है फलसफे में, यही नफीस बहस होती है इल्मुल कलाम में। बात होती है मंतिक पर, पक्ष विपक्ष पर, जवाज अदम जवाज पर बात होती है। और जितने भी उलूम है वो फलसफे की कोख से जन्मे हैं। आप उर्दू से पीएचडी की डिग्री हासिल कर लीजिए, इंग्लिश से कर लीजिए, मैथ्स से कर लीजिए, फिजिक्स से कर लीजिए, या XYZ किसी भी सब्जेक्ट से कर लीजिए, आपको डिग्री दी जाएंगी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फलसफे की डिग्री दी जा रही है आपको। इल्म कोई भी हो वो निकला फलसफे से है। और यही सबब है कि उर्दू अदब या अदब आलिया वो अहम है, क्योंकि आप पढ़ रहे फनून लतीफ़ा, मुसव्विरी, संग तराशी, रक्स और अदब आलिया। बहुत नफीस इल्म आप हासिल कर रहे हैं। एमर्सन ने खुद कहा, एमर्सन ने क्या कहा? ये वो किताब है जिसमें दुनिया की हर किताब का इल्म मौजूद है। और इसी किताब में अफलातून ने जमहूरियत यानी मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया है, कानून पेश किया है। वो एक मिसाली रियासत बनाना चाहता था और उस मिसाली रियासत के लिए वो शायरी को तकलीफ दे, मुज़ीर, नुकसानदेह तस्वुर किया करता था। क्यों? क्योंकि शायरी जो मखरब इखलाक पर मबनी थी, इखलाक को ख़राब करने वाली थी। और अफलातून जो है मकसदियत का कायल था। जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन हालिए, सर सैयद अहमद ख़ान है, वो अदब से
मकसद का काम लेना चाहते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से अफलातून भी जो है सिर्फ मसर्रत नहीं बल्कि मकसद को अहम करार देता है। अगर शायर शायरी लिख रहा है, अशार कलमबंद कर रहा है, तो सिर्फ तफरीह तबाह के लिए ना हो बल्कि उससे कुछ नसीहत भी हासिल हो, उससे कुछ सबक भी हासिल हो। यह फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये भी तो शायर है। ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत है, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मकसद वाज़े हो रहा है, बच्चों को सिखाए जा रहे हैं वालिदैन के आदाब। आज भी हो जो इब्राहिम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्ता पैदा। दुनिया में जितनी भी आग हमारे इर्द गिर्द मची है, जरा हजरत इब्राहिम सा ईमा हमें बेदार हो जाए तो आज भी आग जालिमों के जरिए से लगाई जाने वाली मान पड़ सकती है। ये मकसदियत पर मबनी शायरी है, इखलाक को बेहतर बनाने वाली शायरी है। लेकिन अफलातून ने जब शायरों को देखो जमाने के, तो कहा कि फजूल काम है, ये इंसान के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, अच्छाई और बुराई को एक पैमाने से नापते, क्योंकि शायरी में जो है झूठ की आमेजिश होती है, मुबालगे की आमेजिश होती है, मिला दिया जाता है उसके अंदर झूठ मुबालगा। यारो शबे फिराक में रोया था इस कदर, था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। इतना रोया? अबे भैया क्यों रोया शबे फिराक में? तो बात तो अब किसी के फिराक में रोने की नहीं हो रही है ना, और चौथे आसमान तक आंसू बहाने की भी नहीं हो रही है। अब तो बात हो रही है मिसाली रियासत की, कि एक ऐसी रियासत होना चाहिए जिसका हर इंसान अच्छा हो, इखलाकी एतबार से, इल्म के एतबार से, मुआशरे के एतबार से, इमरानी एतबार से, समाजी एतबार से बेहतर हो। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम नींद से बेदार होते हैं, हम अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं, कितने प्यारे प्यारे अकवाल थॉट्स होते हैं, स्टेटस लोगों के नजर आते हैं। 5-10 मिनट तक हम स्टेटस देखते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, यूं मालूम होता है कि दुनिया जन्नत बन चुकी, कितनी खुशगवार है, कितने बेहतरीन अकवाल है, कितना बेहतरीन नज़ारा है, कितने प्यारे प्यारे स्टेटस है। कुछ देर के बाद आप फ्रेश हो जाए, ये दुनिया की हकीकत निकल कर सामने आ जाएगी। तो यहां अफलातून तो शायरी को फजूल तसव्वुर कर रहा है, और यही तो आपके निसाब में है। अरस्तू और अफलातून का नजरिए शायरी, एक तो ये मिसाली रियासत बनाना चाहता है, शायरों को दूर करना चाहता है, ऐसी शायरी को नापसंद करता है जो मखरब अखलाक पर मबनी हो। और ये नजरिया उस वक्त आम था कि शायरी कोई शऊरी कोशिश नहीं है, बल्कि ये इल्हामी है, ये गैबी ताकत का नतीजा है। ये नजरियात, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। अब एक और अहम ख्याल, एक अहम नजरिया अफलातून का। अफलातून कहता है कि शायर जज्बात के ताबे होता है। जज्बात में जैसा जज्ब के आलम में रहेगा, जैसी कैफियत रहेंगी, उसके मुताबिक वो अशार कह बैठता है। इसलिए शायर जो है काबिल एतबार नहीं, क्योंकि जज्बात के आलम में, गुस्से के आलम में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं कहना चाहिए, और शायर जो है वो जज्बे में बात कहता है। कभी कभी होता है ना, किसी को आप 2 जुमला बोलकर उछाल दो तो फिर वो जज्बात में आकर अपनी रौ से हटकर बात करने लगता है। तो यहां पर अफलातून का यही ख्याल है कि शायर जज्बात का ताबे हो, तो जब उस पर वो कैफियत तारी होती है तब वो शायरी करता है, इसलिए वो काबिल एतबार नहीं हो सकता। और विजदान शायर के काबू से बाहर है। विजदान की जरूरत है शायरी के लिए, और शायर के पास विजदान नहीं हो सकता क्योंकि वो जज्बात के ताबे है। अब विजदान के जानने की कुव्वत, इदराक, जानना, शऊर, यही तो पढ़ रहे हैं हम फलसफे में। फलसफा क्या है? इदराक, ताकुल, दरियाफ्त करना। तो शायरी के लिए विजदान जरूरी है, और शायर के पास विजदान नहीं है। यही सबब है कि शायर एक अच्छा रहनुमा नहीं हो सकता। वो तफरीह तबाह का जरिया बन सकता है, वो मसरत और इम्बेसात को फराहम कर सकता है, वो अच्छा रहनुमा नहीं हो सकता। ये ख्याल जाहिर किया गया है। इसी के साथ शोरा जो है गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार होते हैं।
कभी पैगाम्बर बन जाते हैं और कभी पागलों जैसी हरकत करते हैं। पैगाम्बर, कभी पैगाम को पहुंचाने वाले, अच्छा सा लतीफ सा कोई पैगाम पहुंचा रहे, और कभी ऊट पटांग बातें करके गुजर जाते, इसलिए वो काबिल एतबार नहीं है। और यही सबब है कि वो मिसाली रियासत का हिस्सा भी नहीं है। अब एक और चीज, अभी फनून लतीफ़ा का मैंने जिक्र किया, मुसव्विरी, संग तराशी, मौसीकी, रक्स और अदब लतीफ़, जिसमें हम उर्दू को शामिल करते हैं। अब अफलातून शायरी और मुसव्विरी को फ़लसफ़े से नीचे की सतह पर रखता है, मुसव्विरी को भी और शायरी। अब शायरी किस में आएंगे? अदब लतीफ़ में शायरी आ जाएंगी। फ़लसफ़े से नीचे रखता है। फ़लसफ़ा अहम है, ये ख्याल अफलातून का है और वजह भी है क्योंकि फ़लसफ़े की कोख से ही दिगर उलूम व फ़नून जन्मे हैं। एक और ख्याल पेश करता है, अफलातून शायरी को नक्ल की नक्ल करार देते और उसे ऐब समझता है। नक्ल की नक्ल जैसे पहले जो सोच है, जो विचार है, जो ख्याल है, वो जहन में आया, जहन में मौजूद ख्याल को हमने लफ्जों का जामा पहनाया, तब वो शेर के बदन में या शेर की शक्ल में हमारे सामने वजूद में आया, तो वो तो नक्ल है। जैसे एक मुसव्विर, एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो क्या बनाना है वो ख्याल उसके जहन में आता है, जहन से ब्रश के जरिए से, रंगों के माध्यम से वो कैनवास पर उतरता है। तो ये क्या है? ये नक्ल है और नक्ल को ऐब तस्वुर करता है। अभी आगे हम देखेंगे अरस्तु इसे ऐब तस्वुर नहीं करता, लेकिन अफलातून इसे ऐब मान रहा है। यही फर्क आपको आगे देखना है, समझना है। अब अफलातून शायरी को तीन हिस्सों में तकसीम करता है। एक को कहा जाता है बयानिया, दूसरे को कहा जाता है ड्रामा और तीसरे को कहा जाता है रज़मिया शायरी। बयानिया, ड्रामाई और रज़मिया शायरी, ये तीन हिस्से हैं। अफलातून फ़न को एक जानदार शय तस्वुर करता है। फ़न जो एक जानदार शय का नाम है। जिस तरीके से हमारे बदन में जिस्म है, सर है, पैर है, एक जिंदा और जाबीद है, इब्तिदा है, दरमियान है, इंतहा है, मतलब सर, पेट और पैर। बिल्कुल उसी तरीके से फन पारे में भी आगाज होना चाहिए, वस्त होना चाहिए, इंतहा होना चाहिए। यही सिस्टम हर चीज में होता है। मजमून आप लिख लीजिए, सबसे पहले तमहीद, फिर नफ्स मजमून, फिर इख्तितामिया। लेक्चर को आप देख लीजिए, पहले निसाब, फिर उसकी तौज़ी, फिर महासल। तो कोई भी फन हो वो जानदार की तरह होना चाहिए। ख्याल अफलातून ने पेश किया है। हाँ, अफलातून ड्रामे से बड़ा बेजार है, ड्रामे को पसंद नहीं करता। शायरी को तो पसंद नहीं कर रहा, ड्रामे को भी पसंद नहीं कर। क्यों नहीं पसंद कर रहा है? वजह यह है कि उसके जो किरदार है बुज़दिल, बदमाश और मुजरिम होते हैं। बदमाश होते, मुजरिम होते। जैसे ड्रामा अनारकली, एक उदाहरण दे रहे, एक मिसाल दे रहे हो, ड्रामा अनारकली। अब ड्रामा अनारकली में आप क्या देख रहे हो? ड्रामा अनारकली देखने के बाद यह महसूस हो रहा है कि एक बेटा जिसके हाथ में पूरे हिंदुस्तान का मुकद्दर है, वो अपने बाप से लड़ जाता है एक रक्कासा के लिए। ड्रामा अनारकली में आप ये देख रहे हैं कि एक दूसरी रक्कासा अपनी हैसियत से बढ़कर ये ख्याल अपने जहन में बिठा रही है कि मैं मलके हिंदुस्तान बनूंगी। जब उसे अपना ख्वाब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है तो वो अनारकली के लिए दांव पेच खेलना शुरू कर देती है। क्या ये सब बदमाशी, मुजरिमाना आदतें? अरे अफलातून तो उस शायरी का हमनवा है, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बाबा आप अल्लाह के हुक्म से मुझे कुर्बान कर रहे हो। ठीक है वालिद मोहतरम, आप कुर्बान कर दीजिए, मेरे हाथों को बांध दीजिए, मेरे पैरों को बांध दीजिए। जब मेरे गले पर आप छुरी चलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाथ पैर पटकूं और आपको लग जाए। मैं गवारा नहीं कर सकता
इस हालत में भी मेरा पैर आपसे मस हो जाए। बाबा, आप मुझे तड़पते हुए नहीं देख सकते, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। आपको मेरा बहता हुआ खून नहीं देखा जाएगा, आंखों को पट्टी बांध लीजिए। ये बाप बेटे का रिश्ता, ये एक मिसाली रियासत। हुक्म रब्बी हुआ, जाओ बे आब हो गया जंगल में, छोड़ आओ बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को, बगैर चू चरा के छोड़ कर आ गए। फिर वाबे जमजम, कबीले जरहम, फिर पूरी आबादी, फिर मक्कतुल मुकर्रमा का वजूद, और उसी सरजमीन से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ ला रहे हैं। और ड्रामे में क्या हो रहा है? ये बताया जा रहा है कि एक बच्ची के लिए बाप से लड़ा जा सकता है, झगड़ा किया जा सकता है, अपने मकसद के, अपने मुफाद को हासिल करने के लिए किसी के लिए जाल बुना जा सकता है, साजिश रची जा सकती है। और अफलातून तो अदब से इखलाक का काम लेना चाह रहा है ना। अफलातून तो एक ऐसी रियासत को बनाना चाहता है जो मिसाली रियासत हो हर एतबार से। अफलातून का यह ख्याल है कि इंसान जैसा ड्रामे में देखेगा उससे वही चीज अखज करेगा। आज बॉलीवुड की फिल्मों में क्या बताया जा रहा है कि एक अजनबी के लिए एक बच्ची अपने मां बाप से लड़ जाती है, अपने भाई से आंखें लड़ाती है, समाज में बदनामी मोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए अफलातून ने ड्रामे को नापसंद किया है। वो ये ख्याल जाहिर करता है कि जो कुछ इंसान देख रहा है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेगा। इसलिए शायरों को भी जगह नहीं देना है भैया। ड्रामे को भी नापसंद करते, क्योंकि ड्रामे के जरिए से इंसान जैसे देखता है, जैसे सोचता है, वो इंसान करने की कोशिश करता है। ये सबब है कि अफलातून ने ड्रामे से भी बेजारी का इजहार किया है। और बिलखुसूस उन ड्रामों में जो निस्वानी किरदार है, जो औरतों के किरदार है, जो लेडीज कैरेक्टर है, उस पर भी मुजम्मत की है अफलातून ने। अब क्यों की है भैया? अब क्योंकि ये औरतें कभी इश्क लड़ा रही है, कभी गिड़गिड़ा रही है, कभी रो रही है, कभी लड़ती है, कभी झगड़ती है। अजीब अजीब ये रिश्ता क्या कहलाता है? अनुपमा, कभी सास भी बहू थी, पता नहीं क्या 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 वो ड्रामे बना दिए गए हैं निस्वानी किरदारों के हवाले से। अफलातून ने पहली मुजम्मत कर दी। इंसान जैसे देख रहा है या इन्हें देखेगा उसके मुताबिक वो अमल करने की कोशिश करेगा, और ये पसंद नहीं है अफलातून को, इसलिए मुजम्मत कर दी कि नहीं भैया, ये जो ड्रामे में निस्वानी किरदार है ये नहीं होने चाहिए। इस समाज को, सोसाइटी को, मुआशरे को खराब कर रहे हैं, बदतर बनाने की कोशिश है, तो उसकी मुजम्मत कर दी। जो तरबिया है, तरबिया यानी कॉमेडी, अब अफलातून जो है तरबिये को भी जो है पसंद नहीं करता है, सस्ता मजाक कहता है। आज स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन को आप पहचानते हैं जो किसी की बेइज्जती करके लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। सस्ता मजाक है ये, इसका नाम कॉमेडी नहीं, इसका नाम तरबिया नहीं है। हाँ, अफलातून को एक बात ये पसंद आती है कि जब हम किसी की कमजोरी पर हंसते हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि कमजोरी से हमें बचना चाहिए। क्या समझ में आया? फिर मकसद फिर वाज़ेह हो गया ना। मतलब ये है कि अफलातून शायरी से इखलाकी तालीम का काम लेना चाहते। समझ हमको हासिल हो गई। कमजोरी पर लोग हंस रहे तो कमजोर नहीं बनना है, ये ख्याल निकलकर सामने आ रहा है। जैसे पिटाई हो या बेइज्जती, हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। तो एक सीख मिल गई, क्या ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसके जरिए से बेइज्जती हो, ऐसे अमाल से बचना चाहिए जिसके जरिए से पिटाई हो जाए। यही काम जो है वो लेना चाहता था।
अब अफलातून ने रिपब्लिक, अवर रिपब्लिक, उसका जो 10वां बाब है उसमें नजरिए नक्ल की वजाहत की, एक मेज और बड़ई की मिसाल देकर नजरिए नक्ल। तो ये आप देखिएगा इमिटेशन का नजरिया, जब आप अफलातून को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नजरिए नक्ल नजर आएगा, और जब आप अरस्तु को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कैथारसिस का नजरिया नजर आएगा। दो नजरियात दो अलग अलग शख्सियात ने पेश किए हैं, एक है नजरिए नक्ल और दूसरा है कैथारसिस। अब अफलातून उस शायरी का हामी नहीं जिससे सिर्फ मसरत, इम्बिसात, खुशी, फरहत हासिल हो, बल्कि अफलातून तो शायरी के जरिए से इंसान की जिंदगी को बेहतर, उम्दा, नफीस और बाइखलाक बनाना चाहता है। ड्रामों के हवाले से भी वो एक पेश करता है कि जो लड़ने भिड़ने, जालसाजी, चालबाजी करने वाले किरदार है वो समाज, सोसाइटी को खराब मैसेज दे रहे हैं। हाँ, अगर ये किरदार ही अच्छे हो जाए, मिसाली किरदार बन जाए, तो वो किरदार अच्छे है, वो चीज बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अफलातून जो है मौलिम इखलाक है, वो ड्रामा हो या शायरी आला इखलाक की तालीम देना चाहता है। अब वो जो नजरिए नक्ल उन्होंने पेश किया वो क्या है? एक बड़ई है, पलंग बनाने वाला है, या कह लीजिए कारपेंटर है, मिस्त्री है। खुदा ने उसको अक्ल दी, उस अक्ल में जो है पलंग का नक्शा आया, फिर उस नक्शे को, उस शक्ल को उसने जमीन पर उतारा, तो जो भी पलंग बना या कोई भी चीज हुई वो क्या है? नक्ल है। और कोई भी नक्ल हो वो असल से एक कदम दूर होंगी। ये ख्याल पेश किया अफलातून ने। तो नजरिए नक्ल ये उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, और बड़ई के जरिए से, पलंग के जरिए से उन्होंने चीजों को पेश किया है। और यही चीज अफलातून ने शायरी को 3 हिस्सों में किया। कौन सी? ऊपर हम देख चुके हैं, बयानिया शायरी, ड्रामाई शायरी और रज़मिया शायरी, 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ड्रामाई शायरी हो या रज़मिया शायरी हो, दोनों में नक्काली ज्यादा होती है। इस एतबार से वो नक्काली को पसंद नहीं करता, जबकि अरस्तु को जब हम देखेंगे तो नक्काली को पसंद करता है। वो बुनियादी मुहर्रिकात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अफलातून ने क्यों ऐसा ख्याल जाहिर किया और अरस्तु का क्या नज़रिया था। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है हमें अल मुकालमात अफलातून में देखने को मिलती है। मुकालमात का खालिक है, और रिपब्लिक में इसके नज़रियात पेश किए गए 10वें बाब में। 30 सदियाँ तकरीबन गुजर चुकी है, आज भी अफलातून के ख्यालात मौजूद है, और वो बिलाशुबा एक अजीम मुफक्किर है। अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया गया है, आप कोई सवाल इस टॉपिक से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मौजू को समझाने की मैंने हद्दल इम्कान कोशिश की है। अगर कोई पार्ट, कोई चीज़ समझ में ना आई, टॉपिक से रिलेटेड प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। आपको कोई दूसरा सवाल होगा तो अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, हम बाद में उसको देखेंगे। टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। रज़मिया शायरी से मुराद जिसमें जंगों पर बात की गई हो। शुक्रिया रज़िया अंसारी, ज़ेबा परवीन, गुलफ़शा मानी, हलीमा खातून। JKPSC के स्टूडेंट्स भी मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे इत्मीनान रहे कि साइमल्टेनियसली दोनों क्लास बेहतर तरीके से चल रही है। तहकीक और फ़लसफ़े में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ, आप अनलिमिटेड टाइम लेक्चर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कितनी मरतबा भी आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की हमारी जो अगली शख्सियत है उसको हम देखते हैं, अरस्तु। अगली हमारी शख्सियत है अरस्तु। यूनान का मुमताज़ फ़लसफ़ी है, मुफ़क्किर और माहिर मंतिक है अरस्तु।
अफलातून उस्ताद है, लेकिन अफलातून के नज़रियात से इन्होंने कुछ हद तक इख्तिलाफ किया है। किन किन मकाम पर इख्तिलाफ किया है, क्यों इख्तिलाफ किया है, उन्हें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अरस्तु यूनान का फ़लसफ़ी, मुफक्किर और माहिर मंतिक। फ़नून लतीफ़ा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मखरब अखलाक जो अखलाक को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। और प्लीज़ आप सवालों को जो है ना बाकी रखिए, क्योंकि लेक्चर का रिदम बाकी होना चाहिए। और लास्ट में जितने सवालात आप पूछेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले सेशन को सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आप सवालात पूछिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पढ़ रहे हैं हम आज के सेशन की दूसरी शख्सियत अरस्तु। यूनान का मुमताज़ फ़लसफ़ी है, मुफक्किर है, माहिर मंतिक है। जाहिर सी बात है, अफलातून की सोहबत में रहकर अरस्तु की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ निखार आया। उनके नज़रियात से आपने इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। और अफलातून के फ़ौरन बाद का जो ज़माना है वो अरस्तु का ज़माना है। शागिर्द तो है, लेकिन बहुत फ़र्क है। दोनों के नज़रियात में, दोनों के ख़यालात में। एक एक करके उन ख़यालात को, उन नज़रियात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। विलादत इश्तागिर में 384 कब्ल मसीह में हुई। वालिद थे निकोमाक्स। 17 साल की उम्र में अफलातून की एकेडमी में शामिल हुआ। अब अफलातून की एकेडमी कहाँ पर थी? एथेंस में थी। एथेंस में उन्होंने जो है एकेडमी बनाई थी। 17 साल की उम्र थी अरस्तु की जब वो वहाँ पर दाखिला लिए। ज़ौजा का नाम है पायथास। अरस्तु ने सिकंदर आज़म को 6 साल तक तालीम दी। 2 किताब उनकी बहुत अहम है, एक है रेटोरिक, एक है पोइटिक्स, फ़न खिताबत, फ़न शायरी। इस पर सवालात पूछे जाते हैं। किसने तर्जमा किया है? तो अज़ीज़ अहमद ने जो है द पोइटिक का तर्जमा किया है उर्दू ज़ुबान में। अज़ीज़ अहमद ने फ़न शायरी या बोतिका, यही बोतिका जो है पहुँची थी कहाँ पर? अरब में। अरे जब हमने अरबी शेरियात आपको पढ़ाई थी तब बताया था कि अरब में अरस्तु की किताब पहुंची थी बोतिका। उस वक्त शायद आयशा खान ने सवाल पूछा था कि सर ये क्या है बोतिका? तो बोतिका एक किताब का नाम है, असल में किताब का नाम है पोइटिक्स। उसका तर्जमा किया अजीज़ अहमद ने फ़न शायरी के नाम से, बोतिका भी उसको कहा जाता है। यही किताब अरब में पहुंची जहां से तनकीदी अनासिर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आपको संस्कृत शेरियात पढ़ा रहा था उस वक्त आपको बताया था कि अरस्तु की बोतिका लिखने से बहुत पहले भरत मुनि, जो कि संस्कृत के नक्काद है, उन्होंने नाट्य शास्त्र नामी किताब तहरीर की थी। उन्होंने किताब की थी नाट्य शास्त्र नामी। उस पर नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस का नज़रिया पेश किया है, 8 रस का नज़रिया पेश किया। उसको भी हम कल तफसील के साथ देख चुके हैं, परसों के दिन तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। तो ये अरस्तु के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात थी। अब अरस्तु ने जो है अपने उस्ताद अफलातून का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनकी राय से इख्तिलाफ भी किया है और उनके तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए हैं। 2 किताबें काफ़ी अहम है उनकी, फ़न खिताबत और फ़न शायरी। और भी असासा था अरस्तु का, लेकिन वो इनकलाबात ज़माना की नज़र हो गया और यहाँ पर हमें 2 किताबें। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि अरस्तु ने और किताबें लिखी ही नहीं है, अरस्तु ने किताबें लिखी, लेकिन इन 2 किताबों का ताल्लुक़ जो है अदब से है। और आप अदब आलिया ही पढ़ रहे, अदब लतीफ़ ही पढ़ रहे, इसलिए हमें सिर्फ इन 2 किताबों को देखना है। तो जो कुछ भी है अरस्तु की तकरीरों को, याददाश्तों के लेक्चर्स की सूरत में है। बहुत सारे हिस्से ज़ाय हो चुके हैं। अब चूँकि करीब करीब 2800 साल, 3000 साल का ज़माना होने को चला है। अभी तो गोलकुंडा, आदिल शाही, कुतुब शाही दौर के शोरा के हालात हमें मुकम्मल तौर पर नहीं मिलते, चाहे वो मुल्ला वजही हो या फिर नुसरती वगैरह हो। तो अरस्तु तो बहुत पहले के ज़माने के हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा हिस्सा उनका ज़ाय हो गया है। हाँ, जब हम बोतिका को पढ़ेंगे तो अलमिये पर गुफ्तगू। अब बोतिका में क्या है? बोतिका में बात की गई है ड्रामे पर, बोतिका में बात की गई सिर्फ ड्रामे पर। तो अलमिये पर बात है, लेकिन तरबिया और रज़मिया पर बात नहीं है। तरबिया यानी कॉमेडी, रज़मिया यानी जंग व जिदाल, और अलमिया यानी ट्रेजडी। अलमिया कहा जाता है ट्रेजडी को। जैसे रुस्तम और सोहराब, ये एक ट्रेजडी है, बाप के हाथों से बेटे का कत्ल हो जाना,
ये रोज रोज तो नहीं होता। ट्रेजेडी यानी जो सदियों में एक आध मर्तबा हो। ये कैसे मुमकिन है कि बाप के सामने जंग में उसका कड़ियल 18 साल नौजवान बेटा सामने आ जाए और बाप उसे पहचाने ना? क्या बाप ने बचपन में देखा नहीं था, बड़ा होते देखा नहीं था? कैसे नहीं पता? तो ये क्या, ये ट्रेजेडी है। आप पढ़िएगा, रुस्तम और सौराब को पढ़िएगा। तो बात अलमिये पर होती है, तरबिये और रज़मिये पर गुफ्तगू सरसरी तौर पर। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है किया नहीं है। हाँ, उन्होंने, अरस्तू ने, जब आप पढ़ेंगे बोतिका को तो लिखा है कि हम बाद में बात करेंगे, आगे आएंगे, लेकिन वो सफ़ात ही मौजूद नहीं है। यानी कि अरस्तू ने लिखा तो ज़रूर था, लेकिन वो सफ़ात मिस हो गए, जिसकी वजह से हमें तरबिया और रज़मिया पर ज़्यादा गुफ्तगू उसमें नज़र नहीं आती। ठीक है। गुनाइया शायरी के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया। अरस्तू साइंसदान था, इसलिए उसका तरीक़ाकार साइंटिफिक था, साइंसदान था। जैसे उर्दू में दो तरह की तनकीद होती है, एक मशरिकी तनकीद है और एक साइंटिफिक तनकीद। एक दबिस्तान तनकीद जब हम पढ़ेंगे तो साइंटिफिक तनकीद है, उसलूबियाती तनकीद है, जमालियाती तनकीद है, मार्कसी तनकीद है। तो जब हम साइंटिफिक तनकीद पढ़ते हैं तो उसमें जो आर्गूमेंट्स है, उसमें जो दलीलें हैं, वो इस्तिदलाल पर मबनी होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। जमील जालबी की जो किताब है अरस्तू से एलियट तक, उसमें वो लिखते हैं कि अरस्तू का जहन मंतकी, मिजाज साइंसी और फ़िक्र मौजूई है। तो इस तरीके से अरस्तू की उन्होंने तारीफ़ करने की यहाँ पर कोशिश की है। अरस्तू से पहले शायरी को इखलाक की तालीम का ज़रिया ख्याल किया जाता था और शायर की हैसियत महज मौलिम इखलाक की थी। अफलातून भी यही काम लेना चाहता था कि शायरी के ज़रिए से इंसानों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन अरस्तू ने इससे इख्तिलाफ किया। क्यों इख्तिलाफ किया? आ जाइए वापस फ़नून लतीफ़ा पर। जिसने भी सवाल पूछा तो गौर कर लीजिए। फ़नून लतीफ़ा क्या क्या है? फ़नून लतीफ़ा है म्यूसिकी, फ़नून लतीफ़ा है संग तराशी, फ़नून लतीफ़ा में शामिल है रक़्स, फ़नून लतीफ़ा में शामिल है मुसव्विरी और अदब आलिया या अदब लतीफ़। या अदब क्या है इनका काम? म्यूजिक का काम क्या है? संग तराश का काम क्या है? डांस के जरिए से क्या हासिल होता है? पेंटिंग, मुसव्विरी के जरिए से क्या हासिल हो रहा है? इम्बिसात, खुशी, तफरीह तबाह, झूमना, खेलना, कूदना, घूमना फिरना, मन मस्त मौजी जिंदगी बसर करना। टूर पर निकल गए, कार में बैठे, म्यूजिक चला दिए, घर में शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ पार्टी हो रही है, डांस करने लग गए। समंदर के किनारे पहुंचे, कैनवास मौजूद है हाथ में, पेंटिंग करने लग गए। इन सब से क्या है? कोई मकसद हासिल नहीं हो रहा है। गाना सुनकर कोई बाइखलाक नहीं बन जाएगा, या रक्स करने के बाद किसी के इखलाक सवर नहीं जाएंगे, सज नहीं जाएंगे। फ़नून लतीफ़ा है भाई। जब बादशाह खुश होना चाहता था, अनारकली को डांस करवा देता था। महल को सजाना जाता तो संगतराश को बुलाकर पूरे महल में नक्काशी की जाती थी। इम्बिसात हासिल करना। आप घर के अंदर पीओपी करवाते हो, घर की डिजाइन करवाते हो, घर का इंटीरियर करवाते हो, घर को डेकोरेट करते हो। क्यों करते हैं डेकोरेट? अरे भैया जा रहे हैं ना, वहां पे फरहत महसूस हो, लाइब्रेरी में सुकून हो, बेडरूम जो है सुकून और शांति का हो, हॉल के अंदर कुछ चीजें डेकोरेटेड की जाए, भला मालूम हो, अच्छा मालूम हो। हॉल को कोई इस पर्पज से नहीं बनाता कि कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए कि कोई मेहमान आए तो नमाज पढ़ने बैठ जाए। मकसदियत वहां पर नहीं है ना। वहां पे क्या है? फरहत है, इंबिसात है, सुकून है। तो यह है फ़नून लतीफ़ा का मकसद। तो जो बाकी की चार चीजें हैं, चाहे मौसीकी हो, संग तराशी हो, रक्स हो या मुसव्विरी हो, तो जब इन चारों से इंबिसात का काम लेना है तो अदब आलिया से क्यों नहीं? जबकि अफलातून तो यही चाहता है कि अदब आलिया से इखलाक को सजाने संवारने का काम लिया जाए। जैसे अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली गजल को पसंद नहीं करते। कोई कहता है गजल से बदबू आती है, कोई कहता है गजल की गर्दन को कलम कर देना चाहिए, कोई कहता है नीम वहशी सिंफ सुखन है। लेकिन मसनवी को कारआमद बताया गया है।
बेहतर बताया गया, उम्दा बताया गया है। वो भी शायरी, ये भी शायरी, लेकिन मकसद गालिब है। मसनवियों से इखलाकी तालीम दी जाती है, तसव्वुफाना बातें बयान की जाती है। तो अफलातून के ज़माने में शायरी को जो है इखलाकी तौर पर बरतने की शौरी काविश, ये काम लिया जाना, ऐसा ख्याल जाहिर किया जाता था। लेकिन अरस्तु जमालियाती पहलुओं पर जोर देता है। अरस्तु जो है जमालियाती पहलुओं पर बात करता है। अरस्तु कहता है कि शेर के जरिए से हमें इंबिसात हासिल होना चाहिए, खुशी हासिल होना चाहिए, फरहत महसूस होना चाहिए, क्योंकि बाकी सबका जो है यही काम तो है। गोया के बाल्फाज दिगर ये नतीजा हासिल किया जा रहा है कि इंबिसात, जमालियाती पहलू, आगे हम देखेंगे जमालियाती पहलू क्या है, हुस्न क्या है, हसीन क्या है, खूबसूरती क्या है। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। इमाम बख्श नासिक ने कहा था ये। आदिल फारूकी कहते हैं, न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। तो ये इख्तिलाफ किया है, पहला इख्तिलाफ निकलकर सामने आ रहा है अरस्तु और अफलातून के माबैन। अफलातून इखलाकी कदरों पर बात करता है और अरस्तु जो है इंबिसात पर, फरहत पर बात कर रहा है। तो ये समझ में आ गया दोनों के नज़दीक क्या है। ये पहला बुनियादी फ़र्क है। अब आपको याद होगा, जो स्टूडेंट्स मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं, मैं हमेशा फ़लसफ़े पर बात करता हूँ, मकसद पर बात करता हूँ, कंसेप्ट पर बात करता हूँ। आपके जहन में फ़ौरन ये सवाल आना चाहिए, आपके जहन में फ़ौरन ये सवाल आना चाहिए कि सर दोनों का ताल्लुक़ एक इलाके से है, उस्ताद और शागिर्द है। एक जो है शायरी से इखलाक को सजाने का काम लेना चाह रहा है, दूसरा जो है इंबिसात का काम लेना चाह रहा है। इस कंसेप्ट को समझिए। अफलातून का जो ज़माना था वो सियासी अबतरी, इंतशार, जंगो जिदाल, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बदअमनी, बेचैनी, माशी बदहाली, ये सारी चीज़ें थी। अरस्तु का ज़माना आते आते खुशहाली आ चुकी थी, खुशहाली आ चुकी थी। ये रक्स, सुरूर, म्यूसिकी, संतराशी, मुसव्विरी, ये सब काम वो इंसान करता है जिसका पेट भरा होता है। जिसका पेट खाली हो ना, वो अपने बच्चों के दस्तरखान के ऊपर 2 वक्त की रोटी लाने की कोशिश करता है। वो ये सब कोशिश नहीं करता। वो बैठकर गुलो बुलबुल की बातें नहीं करेगा। वो हमदम, माशुका और रफिका के जुल्फों में महव हो जाने की गुफ्तगू नहीं करेगा। उसके लिए तो बुनियादी बातें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। वो तो अपने बच्चों को सिखाएगा मैनर्स, इथिक्स। तो ये फर्क है। आदमी इंबिसात का बात, अभी आप अपने आप को जांच लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन जेकेपीएससी में हो जाएगा, सुबह में आप क्लास लेंगे, दोपहर में आप रेस्ट करेंगे। तकलीफ थोड़ी उठाएंगे आप इस वक्त किचन में कामकाज छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, आराम को छोड़कर आप बैठे मुझे बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब फरावानी होंगी, जब आसाइश होंगी, जब राहत होंगी, जब सहूलतें होंगी, उस वक्त तो कहेंगे 3 बज रहे, कैलुला का टाइम हो रहा है, कैलुला का वक्त हो रहा है। तो ये फर्क है। अफलातून के दौर में
और अरस्तू के दौर में। उम्मीद करता हूं कि ये जो नजरिए के दरमियान इख्तिलाफ है वो आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर शायरी पर अफलातून का सबसे बड़ा इतराज क्या था? इमिटेशन, नकल का नजरिया। नकलों को जो है अफलातून ऐब तस्वुर करता है, लेकिन अरस्तू का ख्याल अलग है। अरस्तू कहता है कि नकल जितनी बेहतर होंगी उतना उम्दा होंगी। जैसे किसी बच्चे के साथ कोई नाजेबा हरकत कर रहा है, हम जब ये किसी ड्रामे में, किसी वीडियो में, किसी न्यूज में देखेंगे तो तिलमिला उठेंगे। तिलमिला उठेंगे, अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने गिरदोपेश में मर्द हजरात को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया किसी की भी बहन हो, किसी की भी बच्ची हो, हमें उनकी इज्जत करनी है। तो जो नकल थी उससे तो पॉजिटिव मैसेज गया, और यही तो समाज को सुधारने का एक तरीका है। कहीं पर जुल्म हो रहा हो तो हम उस जुल्म को देख नहीं सकते, लेकिन अगर जुल्म हमें वीडियो की शक्ल में, मूवी की शक्ल में, या ड्रामे की शक्ल में, या नक्काली की शक्ल में बताया जाए तो हम क्या करेंगे? जुल्म को बुरा तस्वुर करेंगे, उससे बचने की कोशिश भी करेंगे, और दोबारा जुल्म भी नहीं करेंगे अगर जालिम होंगे तो, और नहीं है तो फिर तो और बचेंगे। तो अफलातून ने नक्ल को जो ऐब तस्वुर किया, लेकिन अरस्तू ने उसी ऐब में अच्छाई को निकाल लिया, तलाश कर लिया। तो इस तरीके से दूसरा फर्क यहां पर हमें देखने को मिलता है अरस्तू और अफलातून के माबैन में। अफलातून ड्रामे के हवाले से कहता है कि वो इंसानी जज्बात को भड़काता है, निस्वानी किरदारों के हवाले से कहता है कि वो रोती है और लड़ाई झगड़ा वगैरह करती है, जज्बात की राह में बह जाता है। लेकिन यहां पर अरस्तू ने कैथारसिस का नजरिया पेश किया। कैथारसिस का नजरिया, कैथारसिस का मतलब होता है तज़किया, तत्हीर, पाकिज़गी, साफ सफाई, धुलाई। जैसे कोई अलमिया है, कोई ट्रेजेडी है, ड्रामा सिर्फ इंसानी जज्बात को भड़काता नहीं है। अभी हमने ड्रामा अनारकली की मिसाल दी थी, वो आपने देखा, लेकिन एक ड्रामा जहाक भी तो है, फरीदू का किरदार भी तो है, फायर एरिया भी तो है, चाहे वो नॉवेल के शक्ल में हो, जो हमें बताता है कि कोल माइन में, कोल फैक्ट्री में इंसानों के साथ कितना जुल्म सितम हो रहा है। कोई किरदार जब अपनी शख्सियत को कैमरे के सामने पेश करता है या ड्रामे के शक्ल में पेश करता है, हम उससे मुतासिर होते हैं और कभी कभी आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं। यही तो कैथारसिस है। अब देखो, कैथारसिस का नजरिया दो तरह का है। एक कैथारसिस का नजरिया अरस्तू ने पेश किया है, और एक कैथारसिस का नजरिया बहुत सारे मुहक्किकीन ने अलग तरीके से पेश किया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, मुझे पता नहीं इसकी तफसील, में एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे किरदार है, एक ड्रामा है अनुपमा, एक सीरियल है अनुपमा, या कोई भी सास बहू का ड्रामा जो आपने देखा हो, जो आपको पसंद है, वो ले लिया आप। वो प्ले हो रहा है, सास जो है बहू को सता रही है, शौहर जो है खामोश है, आप सोफे पर पॉपकॉर्न लेकर बैठे हैं, ड्रामा चल रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये क्या है? बाज मुहक्किकीन ने इसको कैथारसिस का नाम दिया है। क्यों कैथारसिस? क्योंकि उस बुराई को देखकर आप में हमदर्दी पैदा हो रही है, आपके जज्बात में तब्दीली आ रही है। जिस तरीके से एक डॉक्टर नश्तर मारकर जख्म को साफ करने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस मंजर को, इस सीन को देखकर आप रो रहे हो, आपका दिल हल्का हो रहा है, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो ये कैथारसिस का नजरिया है। अब आप एक बहू के जुल्म को देखकर दिल में ये तस्वुर करेंगे, अरे मर्द हजरात भी है भैया, मैं उनकी भी कुछ मिसाल दूंगा लेकिन थोड़ा सा ये जहन में आगे तो दे रहा हूं चलिए कोई ऑफिस की मिसाल देता हूं। एक जो है वो, पहले इसको वाज़ेह कर दो
तो आप ये बहू पर होने वाले जुल्म को देखकर क्या महसूस करेंगे? यही तो महसूस करेंगे ना कि मेरी जब भी बहू आएंगी मैं तो उसको अपनी सहेली बनाकर रखूंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर रखूंगी। ये ख्याल आता है कि नहीं आता है? एक सोच मैं देने की कोशिश कर रहा हूं बस। भले आपकी शादी हुई हो ना हुई हो उस पर बात नहीं, एक सोच, ऐसा होता है कि नहीं? किसी के जुल्म को देखकर ये ख्याल तो आता है ना कि हम जुल्म नहीं करेंगे, हम अपने घर वालों को अच्छा। जब बॉस अपने किसी एम्प्लॉय पर जुल्म करता है, दिल में ख्याल आता कितना बदमाश है, कितना बदमाश है, इंतहा करता है, नालायकी करता है। देखना जिस दिन मेरी ऑफिस रहेंगी ना, मैं अपने एम्प्लॉयज को अपना भाई बनाकर रखूंगा, अपना दोस्त बनाकर रखूंगा। ये इसकी तरह नहीं नकचड़ा जो हमेशा जो है सिर्फ बॉसिंग करता रहता है। ये ख्याल आता है कि नहीं मेरे भाइयों? यही तो है कैथारसिस। तो अफलातून का नजरिया अलग है और अरस्तू ने उसमें से एक नया पहलू निकाल लिया है। अफलातून ड्रामे को नापसंद करता है क्योंकि वो जज्बात को भड़काता है, लेकिन अरस्तू कहता है ये तत्हीर है, ये तज़किया है। जिस तरीके से डॉक्टर नश्तर मारकर जख्म को बेहतर और उम्दा करने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरीके से किसी ड्रामे को देखकर, किसी चीज को देखकर ये तमाम तर चीज़ें हमें देखने को मिलती है, समझने की मिलती है। एग्जाम्पल की ज़रूरत असल में इसलिए पेश आती है ना, जैसे कैथारसिस पढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊँ तो हो सकता है समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम्पल दूंगा ना तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपको याद आएंगी और इसके ज़रिए से आपकी 2 मार्क्स हल हो जाएंगी। तो लेकिन बैठ के बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ पर क्या बोलना है, कौन से एग्जाम्पल देना है। तो अगर बातें पसंद आती हो तो दुआ कीजिए, कहीं पर इस्लाह की ज़रूरत आती है तो भाई समझकर ज़रूर इस्लाह भी किया कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अफलातून एक और नज़रिया, यही जेकेपीएससी वाले ख़ास तौर से स्पेशली आप लोग के लिए भी मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि आपके टॉपिक में भी ये सारी चीज़ें हैं। अफलातून शायरी को इल्हामी मानता था उस वक्त, यही तो हमने देखा अफलातून के हवाले से, शायरी को इल्हामी मानता था क्योंकि शायर जो है जज्बात के ताबे होता है और शायरी के लिए विजदान ज़रूरी है, और जो भी कैफियत तारी होती थी वो उसका ना जो भी कह देता वही शायरी हो जाती है। अरस्तु शायरी को इल्हामी नहीं मानता, वो इसे कोशिश मानता है और असल यही है। शायर बनने के लिए पहले कहा जाता जाओ 1000 अशार याद करके आओ, ताकि बहर याद हो जाए, बहर समझ में आ जाए, कवाफी समझ में आ जाए, ज़मीन का इल्म हो जाए, सनाए लफ्ज़ी सनाए मानवी समझ में आ जाए। तो ये शौरी काविश ही तो है। फिर गज़ल लिख रहे, नज़्म लिख रहे, उस्ताद के सामने पेश कर रहे, उन्होंने इस्लाह की, फिर उसको निखार रहे, उसको सजा रहे, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर के मिसरों को 40 मरतबा तब्दील किया है। तो ये शौरी काविश है, ये कोई इल्हामी शय नहीं है, ये कोई गैबी ताकत नहीं है, ये इल्हामी शय है। तो ये फ़र्क है नज़रिया शायरी में। अफलातून के यहाँ पे नज़रिया अलग था और अरस्तू के यहाँ पर नज़रिया अलग है। कॉमेडी के बारे में अरस्तू किताब में लिखते हैं कि आगे बात होंगी, लेकिन कोई बहस नहीं मिलती। जाहिर सी बात है उसके औराक जो है वो ज़ाय हो गए, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और अलमिया का मकसद अरस्तू के नज़दीक ये है कि देखने वाले में खौफ और हमदर्दी के जज्बात पैदा हो। जब आप रुस्तम और सोहराब को पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि खौफ और हमदर्दी, तो इससे भी वो तत्हीर का काम ले रहा है, इसके ज़रिए से भी वो साफ सफाई का काम लेना चाह रहा है। अरस्तू के नज़दीक बड़ी शायरी किसी ख़ास मुल्क, इल्हाम का मतलब होता है नाजिल होना, दिल में आना, किसी के ज़रिए से उंडेला जाना, ये मतलब होता है।
अरस्तू के नज़दीक बड़ी शायरी किसी ख़ास मुल्क, किसी ख़ास ज़माने और कुछ ख़ास लोगों के लिए नहीं होती, उसका असर हर जगह हर ज़माने में होता है। डॉक्टर इकबाल ने लिखा तो ये मतलब नहीं कि अब वो उन्होंने जब लिखा तब के लिए, तब वो आज के लिए भी है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मशरिक़ के लिए, वो मगरिब के लिए भी है। हर ज़माने में, हर ज़माने के लिए, हर जगह के लिए है। इसीलिए अरस्तू जो है शायरी को हमगीर और आफाकियत पर जोर देता है। इलाकाई सतह पर बात ना हो, आफाकी सतह पर बात हो, मुल्क की सतह पर बात हो, आलमी सतह पर गुफ्तगू हो। अफलातून के ज़माने में कलाम मौजू को ही, यानी लफ्ज़ों की जकड़बंदी को शायरी माना जाता था, और अरस्तू ने जो है वज़न को शायरी के लिए ज़रूरी करार नहीं दिया। वज़नों को ना ज़रूरी नहीं है। जैसे पहले मुशायरे में मिसरा तरा दिया जाता था, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उन्वान देना शुरू कर दिया। मिसरा तरा में ज़मीन की पाबंदी होती थी, हुरूफ की पाबंदी होती थी। जिस बहर में शायर ने वो मिसरा बयान किया, उसी बहर में अपने ख्याल को पेश करने की पाबंदी होती थी, लेकिन उन्वान में ऐसा नहीं है। अब कोई भी काफिया इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी ज़मीन में एक गज़ल लिख कर ला सकते हो। तो ये फ़र्क है। तो अफलातून जो है कलाम मौजू को शायरी तस्वुर करता था, जबकि अरस्तू के नज़दीक जो है वज़न की अहमियत नहीं है। बस ये हो कि वो आसान हो, और आसान से मुराद ये भी नहीं कि वो आमियाना और बाजारी हो, गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल ना किया गया हो, मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल ना किया गया हो, और इस्तिआरे से काम लिया गया हो। ये ख्याल पेश किया गया है। अब अरस्तू मुबालगे को जो है जायज़ तस्वुर करता है, जबकि अफलातून नहीं। अफलातून सदाकत, सच्चाई, रास्त गोई पर यकीन रखता था। वो तो मकसदियत का कायल था। जब जब इंबिसात की बात होंगी, जब जब फरहत की बात होंगी, जब जब खुशी की बात होंगी, मुबालगे का पहलू खुद ब खुद आ जाएगा। मुबालगे का पहलू खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि इंबिसात मकसद है ना। जैसे तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें होंगी, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें होंगी, जमी पे चांद कहा रोज रोज उतरता है। अब ये शायर खुतबा सदारत में नाजिम हजरात इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम आ गए हो तो चांदनी से बातें हों, भले उसको बात करना ना आती हो, लेकिन उसको खुश करने के लिए बात हो रही है। इंबिसात मकसद है ना यहां पर, अवाम को खुश करना और सद्र को महजूज करना। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। इतने दयानतदार, इतने ईमानदार, किसी की सूरत ही भैया नहीं मिल रही है। न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। कभी कभी हंसी आती है आज के ज़माने में ऐसे अशार को पढ़कर। ऐसी इतनी पाकीज़ा मोहब्बत कि भैया निगाह से गिर गए सब खूबसूरत, मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है। शायर क्या कह रहे हैं? मोहब्बत जिससे हो बस वो हंसी है, और निगाह से गिर गए सब खूबसूरत। वाह भाई वाह! इतनी पाकीज़गी अगर निगाहों में होती, और इतनी हया अगर ख्यालों में होती, तो दुनिया तो अफलातून की मिसाली रियासत कब की बन चुकी होती। फिर तो ज़रूरत ही नहीं पेश आती किसी चीज़ की। ऑलरेडी जो मिसाली रियासत का तस्वुर अफलातून ने पेश किया है वो आज मौजूद होती। तो जब भी इंबिसात की बात आएगी, मुबालगा खुद ब खुद आ जाएगा। और मुबालगा यानी झूठ, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। तो अफलातून और अरस्तू के दरमियान में यह फर्क है। वो अल्फाज पर जोर देता है, इंतखाब पर जोर देता है, ना मतरूक अल्फाज पर जोर देता है। तो ये सब कुछ ख्यालात थे अरस्तू के। अब अरस्तू ने और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो ज़ाया हो गया। लेकिन जितना मौजूद है वो काफ़ी है उनको ज़िंदा रखने के लिए। तो बोतिका तनकीद की पहली और लाफानी किताब है, और अरस्तू बाज़ाब्ता पहला नक्काद है। अरस्तू बाज़ाब्ता पहला नक्काद है। कुछ अहम निकात देख लेते हैं।
मोतिका में बात की गई है रज़मिया शायरी, बज़मिया शायरी, अलमिया शायरी पर। इस किताब में 26 अबवाब है, 330 कब्ल मसीह में लिखी गई है। अरस्तू के नज़रियात से जमालियात को तक़वियत मिलती है। जमालियात, हसीन, खूबसूरत, तक़वियत मिलना, क़ुव्वत मिलना, मदद मिलना। कैथारसिस का नज़रिया अरस्तू की देन है। तो इस तरह से आज हम इस मौजू को मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर कल के सेशन में हम लॉन्जाइनस को पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके जो सवालात हैं आप पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात दे सकूं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं।